आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीआईए और डीडीए में डिफरेंस क्या होता है, जो कि दोनों मास स्पेक में मेथड्स हैं। इसको कैसे आप मेमोराइज़ कर सकते हैं और इसके कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे मास स्पेक्स के जो बेसिक स्टेप्स हैं, जिसमें कि कैसे पेप्टाइड्स का आयनाइजेशन होता है, डिटेक्शन कैसे होता है, उसके बाद हम जानेंगे क्या डीआईए होता है और क्या डीडीए होता है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड्स ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 पेप्टाइड्स हैं। अब ये पेप्टाइड कहाँ से आए? कोई एक प्रोटीन था। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन पेप्टाइड थी, उसका डाइजेशन हुआ तो ये पेप्टाइड आई। तो जस्ट एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पे 3 पेप्टाइड जनरेट हुई जब हमने हीमोग्लोबिन का डाइजेशन किया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन। अब 3 पेप्टाइड जब आ गई आपके सैंपल में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मास स्पेक में? इसका आयोनाइजेशन। तो इस पे एक चार्ज आ जाता है। आयोनाइजेशन के बाद क्या होगा कि इसका होता है सेपरेशन, और ये जो सेपरेशन होता है वो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पेप्टाइड्स। तो ये जो 3 पेप्टाइड हैं, इसमें जो मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस होगा उसके बेस पे सेपरेशन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली पेप्टाइड लॉन्गर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेसिड्यू है, एंड ऑरेंज वन इज द स्मॉलेस्ट पेप्टाइड। तो इसमें होता क्या है कि जो लाइटर पेप्टाइड होती है बहुत इजीली या सबसे पहले डिटेक्ट होती है डिटेक्टर से, और जो हैवियर वन होती है वो सबसे लास्ट में होती है। तो यहाँ पर अगर देखो तो हमने थोड़ा सा इसको आगे की तरफ दिखा दिया है और ये थोड़ा पीछे की तरफ है, ग्रीन वाली। तो जो ऑरेंज वाली है उसका डिटेक्शन सबसे पहले होता है। अच्छा, इसको याद करने का या रिमेम्बर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एज्यूम करें कि मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट जो चुंबक होता है। तो मैग्नेट के पास अगर कोई मेटल लेके आते हैं तो उसमें बहुत इजीली अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जो लाइटर पेप्टाइड होते हैं बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू दी हैवियर पेप्टाइड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन का। अब सेपरेशन के बाद क्या होता है कि इन पेप्टाइड्स का फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इसको हम MS1 कहते हैं। जहां पे पेप्टाइड का सेपरेशन हुआ उसको हम कहते हैं MS1। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो फ्रेगमेंटेशन का होगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि इन पेप्टाइड्स का फर्दर फ्रेगमेंटेशन होगा इनटू अमाइनो एसिड रेजिड्यू आयंस। तो फॉर एग्जांपल अगर इसका होता है तो इसमें रेजिड्यू है 1, 2, 3, 4 रेजिड्यू है ना, तो 4 फ्रेगमेंट आयंस यहाँ पे बन गए। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो सेम होगा, सेपरेशन ऑफ दीज आयंस। तो और उसके बाद डिटेक्शन। तो सेपरेशन के बाद इसका पेप्टाइड का सीक्वेंस डिटरमाइन होता है, वो भी बेस्ड ऑन दी मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इस पे हमने एक वीडियो बनाई है कैसे पेप्टाइड सीक्वेंसिंग करते हैं और MS1 और MS2 क्या है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये पेप्टाइड का सीक्वेंस आपको मालूम चला गया। फॉर एग्जांपल ये पेप्टाइड था, इसका अमाइनो एसिड रेसिड्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वाले स्टेप को हम कहते हैं MS2। तो जो पहला यहाँ पे जो पेप्टाइड आयंस का सेपरेशन था दैट इज कॉल्ड एज MS1, और जो फ्रेगमेंटेड आयन का जब सेपरेशन हुआ तो उसको हमने कहा MS2। तो ये बेसिक ओवरफ्लो है अगर कोई मास स्पेक आप करते हैं जिसमें पेप्टाइड का डिटेक्शन होता है, सेपरेशन होता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमने सैंपल लिया था हीमोग्लोबिन का जिसके 3 पेप्टाइड जनरेट हुए थे, तो हम इन पेप्टाइड को नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम एक का हमने P1 कर दिया, P2 और P3 कर दिया। यहाँ पे एंजाइम फिर से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी आप सैंपल लेते हैं प्रोटीन का तो उसमें एक मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो फॉर एग्जांपल H हीमोग्लोबिन है तो इसके 100 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 150 मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब सेम प्रोटीन के 125 या 150 मॉलिक्यूल्स हैं तो जो पेप्टाइड जनरेट होंगे तो उतने ही पेप्टाइड होंगे। और वो पेप्टाइड कभी-कभी कम होते हैं। कम क्यों होते हैं? क्योंकि एंजाइम की एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे जैसे P1 और P2 हमने P3 पेप्टाइड लिया है, तो ये पेप्टाइड के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये भी एक फैक्टर होता है जो हमें कंसीडर करना होता है। तो हमने जैसे यहाँ पे एक
समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि P1 के जो पेप्टाइड थे वो 100 थे, P2 के 20 थे, बहुत कम थे, और P3 के 150। तो ये सारे पेप्टाइड भी आपके सैंपल में थे। तो जो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पेप्टाइड के हैं जो डिफर कर रहे हैं, 100 है, 20 है, 150 है, इसी को हम बोलते हैं अबंडेंस, कि किसी भी पेप्टाइड की कितनी अबंडेंस है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हमने इसको एक ग्राफ के फॉर्म में भी दिखाया है। तो फॉर एग्जांपल P1 की अबंडेंस कितनी थी कि उसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, P3 की 150 थी और P2 की 20 थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद का जो स्टेप होता है वो सिमिलर होता है, एमजी सेपरेशन होगा। एमजी सेपरेशन के बाद क्या होता है, इस केस में जब आपके पास पेप्टाइड का अबंडेंस डिफरेंट है, दो कंडीशन हो सकती है कि इस पेप्टाइड को कैसे फ्रेगमेंट किया जाए। तो दो कंडीशन हो सकती है फ्रेगमेंटेशन के। पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी पेप्टाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मतलब सैंपल में प्रेजेंट है, उसको यहाँ पे वो फ्रेगमेंट कर दे। एक कंडीशन ये, फ्रेगमेंट ऑल पेप्टाइड्स। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो मोस्ट अबंडेंट आयंस है, तो यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट क्या है, 101 100 है और 150 है, ये बहुत कम प्रेजेंट है। तो दूसरे मेथड में क्या होता है कि ये खाली जो मोस्ट अबंडेंट पेप्टाइड्स है उनको ही डाइजेस्ट या फ्रेगमेंट कर, नॉट डाइजेस्ट बट फ्रेगमेंट करता है। तो दो कंडीशन हो गई, फ्रेगमेंट ऑल पेप्टाइड्स एंड फ्रेगमेंट मोस्ट अबंडेंट पेप्टाइड्स। तो इस वाले मेथड को हम कहते हैं DIA, जिसमें फ्रेगमेंट ऑल पेप्टाइड है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा इंडिपेंडेंट एक्विजिशन। और दूसरे वाले अप्रोच को कहते हैं हम DDA, डेटा डिपेंडेंट एक्विजिशन। सो डिफरेंस खाली क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। सो इंडिपेंडेंट का मतलब उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पेप्टाइड की अबंडेंस ज्यादा है या कम है, वो सारे पेप्टाइड को फ्रेगमेंट कर देगा। और DDA में क्या है, डेटा डिपेंडेंट, तो मोस्ट अबंडेंट को सेलेक्ट करेगा और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं DIA क्या होता है, DDA क्या होता है। एक और चीज जो यहाँ पे आपको याद करने की है कि ये अप्लाई कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है, कि जो पेप्टाइड का सेपरेशन होता है उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है कौन सा मेथड अप्लाई करें पेप्टाइड के फ्रेगमेंटेशन के लिए। तो आप आइदर यूज कर सकते हैं DIA और DDA। अब ये मेथड डिपेंड करेगा कि आपके एप्लीकेशन क्या है, तो उसके लिए बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, कब आपको DIA यूज करना है, कब आपको DDA यूज करना है। अच्छा, अब ये वही सेम चीज जो अभी हमने बात की, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, बस ये याद रहे। अच्छा, अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं या रिमेम्बर रहे आपको कि DIA क्या होता है और DDA क्या होता है, इसकी जो एक ट्रिक है याद करने की। तो DDA को अगर याद करना है तो उसके लिए DDA को आप एब्रिविएट कर सकते हैं डिसाइड एंड डिटेक्ट। DD मतलब डिसाइड एंड डिटेक्ट। तो इसमें करता क्या है कि पहले डिसाइड करता है कि कौन सा आयन अबंडेंट है, फिर उसको फ्रेगमेंट करता है। तो DDA मतलब डिसाइड एंड डिटेक्ट। DIA को अगर याद करना है तो डू इट ऑल, सो इट डजंट डिसाइड बट इट फ्रेगमेंट ऑल आयंस, राइट। So do it all for the DIA and decide and detect for the DDA. तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। So do it all means it fragment all ions and DDA means it decide and then fragments the ion. अच्छा, इसका एक दूसरा एनालॉजी और है जिससे आप एक विजुलाइज कर सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, तो आप एज्यूम करें कि कोई एक फंक्शन हो रहा है, ठीक है। फंक्शन में एक CCTV कैमरा लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो कैमरा लगा हुआ है ना। तो CCTV कैमरे का काम क्या होता है कि उस फंक्शन में जितने भी लोग आए हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, मेल है, फीमेल है, वो सबकी रिकॉर्डिंग करेगा। और उसकी दूसरी तरफ अगर कोई फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफर क्या करता है कि वो खाली वो सिलेक्टेड लोगों के फोटो खींचता है, मोमेंट को देखेगा, कुछ कैप्चर करेगा, कुछ को छोड़ देगा। तो वो सिलेक्टेड फोटोग्राफी करता है। तो जो CCTV कैमरे का काम है वो समझ लीजिए कि DIA है। तो DIA क्या कर रहा है, सारे पेप्टाइड्स को फ्रेगमेंट कर रहा है। और जो फोटोग्राफर है वो आपका DDA है, मतलब वो जो मोस्ट अबंडेंट आयन है उसी को ही सिलेक्ट कर रहा है। तो CCTV आपका क्या हो गया,
DIA हो गया और फोटोग्राफर आपका हो गया DDA। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं डिफरेंस क्या होता है DIA में और DDA में। चलिए अब बात करते हैं कि कौन-सा मेथड आप कब यूज़ कर सकते हैं। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपको सैंपल में सिर्फ़ पेप्टाइड का डिटेक्शन करना है या प्रोटीन आइडेंटिफ़ाई करना है। तो उस केस में आपको DDA यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्लीन स्पेक्ट्रा मिल जाता है, आपको खाली डिटेक्शन करना होता है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपके पास 2 सैंपल हैं, आपको क्वांटिफ़ाई करना है एवरीथिंग लाइक कौन से सैंपल पेप्टाइड्स ज़्यादा हैं, कौन से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटियोमिक्स करना है आपको। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है DIA। सो DIA में क्या है कि आपको जो जितने भी पेप्टाइड हैं या प्रोटीन हैं, वो आप क्वांटिफ़ाई कर सकते हो सैंपल के अंदर। इसमें कोई बायसनेस नहीं होगी। DDA में क्या होता है सिलेक्टेड आयन को ही वो डिटेक्ट करेगा। तो जो लेस अबंडेंट प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएगा। और अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी बिल्ड करना है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेप्टाइड तो उस केस में हम DDA इस्तेमाल करते हैं। ठीक? लिमिटेशन अगर आपको याद करना है तो आप सिंपली आप बता भी सकते हैं मेरे ख्याल से कि DDA में क्या होता है कि मोस्ट अबंडेंट पेप्टाइड्स को ही सिलेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है। तो जो लो अबंडेंट पेप्टाइड है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन होगी DDA की। और अगर हम स्पेक्ट्रा की टर्म में बात करें तो DDA का स्पेक्ट्रा क्लीन होता है और DIA का बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है। तो एनालिसिस में थोड़ी-सी मुश्किल आती है। मुश्किल क्या है इसके पहले इसमें आपको सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसको एनालाइज़ करने के लिए। Okay, so thank you so much for watching, and if you found this video helpful, please do like this video and subscribe to my channel.